वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्लास नाइन्थ का सैम्पल पेपर है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम इस समय स्टार्ट हो रहा है बहुत सारे स्कूल्स में। तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इस वीडियो में इस सैम्पल पेपर में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के चैप्टर का सोल्यूशन है, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि जितने भी टॉपिक आपके हैं सबको मैंने कवर किया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारे एक व्यूवर है जिनका नाम है मिस दीपा। मिस दीपा के रिक्वेस्ट के बिहाफ पे मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखेंगे। अब वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ और वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी क्लास का, तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को बना के अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में, इस पेपर में आपके सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है। 1 to 20 आपके सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क ईच। इसके बाद आपका आता है सेक्शन ई जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो है आपका 3 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपके हैं 4 मार्क्स के। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन को खुद से एक बार कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में साथ में अदर बुक से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप वहां से उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में आउट ऑफ 80 में 70-75 या थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आपका 80 भी आने के चांस हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिए। वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए आप, और उसको सॉल्व करके आप जो है उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कुछ और वीडियो की जरूरत पड़ती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस वीडियो को बना के अपलोड कर दूंगा। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सैंपल। ये क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है एमसीक्यूज है। विच आर द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपका इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल बताने के लिए देखिए सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो उसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली कि रेशनल और इरेशनल क्या है। तो याद रखिएगा कि रेशनल को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक आता है आपका डेसिमल नंबर। जैसे डेसिमल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर आपके दो होते हैं। एक का नाम होता है आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका रिमाइंडर हो जाता है जीरो, रिमाइंडर आपका जीरो हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे आपने एग्जांपल में लेता हूं यहाँ पे कि 2/5 है। जब 2 में 5 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 4 जा 20, 0.4 आ गया। ठीक है, तो 0.4 क्या आपका है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है आपका, कि जो डिवाइड करने पे क्या हो जाता है आपका, वो जीरो हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्लियर है, तो टर्मिनेटिंग नंबर 0.4 है। अब बात करते हैं कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल और आता है यहाँ पे, 0.3232, ये दिख रहा है आपको, ये क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसको हम लोग कब रेशनल बोलेंगे कब इरेशनल बोलेंगे, ये चीज को आपको क्लियर कर दूं। और √2 √3 को हम लोग क्यों इरेशनल बोलते हैं उसका भी रीजन है। तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो रिमाइंडर अगर जीरो हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, कि आर फॉर रिमाइंडर एंड आर फॉर रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर हो गया, जैसे आपका 0.4। ठीक, अब नॉन टर्मिनेट दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन होता है कि वो रिपीट भी कर सकता है, दूसरा आपका नॉन रिपीट भी कर सकता है। ठीक है, तो एक रिपीटिंग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए आप लोग पहले। याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब रिपीटिंग का एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे, रिपीट का मतलब जैसे हुआ 3.141414। ये 1414 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेट है क्योंकि डॉट डॉट दिख गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, 3.1414
4 के ऊपर बार हो जाएगा। बार का मतलब वो 1 4 जो आपका डिजिट है वो क्या आपका रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग में। नॉन रिपीटिंग एग्जांपल ये है कि इसमें भी रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा और साथ में कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल है 3.14। अब देखिए फिर ये 1 आ रहा है, अब 1 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, अब यहाँ पे आ गया 3, फिर आपका 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया। तो ये डॉट डॉट ये दिख रहा है आपका, 1 के बाद 4 है, 1 के बाद अगर रिपीट होता तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या आपका है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल। इसीलिए क्या होता है, √2 √3 को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। रीजन बिहाइंड कि जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो क्या आपका आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। इसको जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे आप ना, स्क्वायर रूट, क्या फाइंड करोगे आप, स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो इसका भी क्या आएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। यही वजह होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। आई होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई वैल्यू दिया है अंडर रूट में तो पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। ठीक है। तो अगर वो स्क्वायर रूट निकलता है तब तो वो क्या है आपका रेशनल है, और स्क्वायर रूट नहीं निकला तो क्या है आपका है, इरेशनल है। इतना क्लियर हो गया। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है √16 - 4। √16 का मतलब ये 16 स्क्वायर होता है 4 का। 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। और 0 क्या होता है आपका, रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है। और डेफिनेशन ये होता है कि P/Q। हाँ, एक चीज और कंफ्यूजन आपको हो जाएगी शायद, मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए P है और ये Q है। P तो 0 हुआ लेकिन Q 0 नहीं हुआ, तो इसको हम लोग रेशनल बोल देंगे। तो बात है कि इसको हम लोग रेशनल बोलते हैं, और यहाँ पे Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से जब भी किसी भी नंबर में आप डिवाइड करोगे तो क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है वो। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो याद रखना, इसीलिए बोला जाता है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 आपका डिनोमिनेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, रेशनल नहीं होता है। क्योंकि रेशनल का डेफिनेशन होता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 है तो इसको जब भी सॉल्व करोगे तो यह क्या आएगा आपका, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, जैसे एग्जांपल है 0/1, 0 चला गया न्यूमरेटर में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। तो ये आपका होता है क्या, रिपीटिंग। जब सॉरी, ये आपका रेशनल होता है जब 0 ऊपर हुआ और नीचे कुछ भी कोई भी नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये याद रखना कि रेशनल में क्या होता है, P और Q इंटीजर्स होते हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। रीजन यही है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि रेशनल बोलते हैं P/Q के, नॉट इक्वल टू 0 के केस में। क्लियर हो गया। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हमने आपको यहाँ पे बता दिया, जिसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया है यहाँ पे कि ये 3 - √3 और 3 + √3, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने बोला सॉल्व कर, √3 तो इरेशनल है, आप बोलोगे ये पूरा इरेशनल होगा, नहीं। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं कह सकते कि रेशनल की इरेशनल है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए A + B, और ये आपका A - B, और इसकी आइडेंटिटी होता है आपका A² - B²। ठीक है। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर करो तो 3 हो जाएगा, जो कि 6 है। और 6 क्या आपका है, रेशनल नंबर है। ठीक है। तो ये भी रेशनल हुआ। अब आते हैं √5 और +3। अब देखो √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल होता है, और 3 क्या आपका है, रेशनल है। ठीक है। तो रेशनल जब भी इरेशनल में ऐड होगा तो क्या आउटपुट आएगा आपका, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। इसलिए सी जो ऑप्शन है वो इरेशनल के लिए है। क्लियर हो गया। अगर हम डी की बात करते हैं, जो कि आपका -√5 है, तो -√5, रूट का मतलब कि 25 का स्क्वायर रूट, 25 क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5, तो ये -5 क्या है आपका, रेशनल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका है करेक्ट, जो कि इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा शायद। कोई डाउट होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा उसका। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका सेकेंड है। सेकंड क्या आपका है, √12 × √8 इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा, रेशनल का हम लोग हमेशा रेशनल में मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। हाँ। और ई रेशनल का मल्टीप्लीकेशन हम लोग ई रेशनल में हमेशा करेंगे। जैसे एग्जांपल आपका है 3√2 मल्टीप्लाई 2√3। तो 3 का मल्टीप्लाई हमेशा 2 में होगा, जो कि 6 होगा, और रूट का मल्टीप्लाई रूट के अंदर, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये हो गया 6 हो गया। ये आपका सोल्यूशन इसका। ठीक। अब आइए यहाँ पे 12 × 8 बोला गया। तो बात करते हैं 12 × 8 क्या रेशनल है कि इरेशनल। इसके चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि √12 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 96।
ठीक। अब 96 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको याद रखना, इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कभी भी जब भी डिवाइड करेंगे तो आप प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। 9 से नहीं करेंगे क्योंकि 9 आपका प्राइम नहीं होता है, वो कंपोजिट होता है। 11 से कर सकते हैं, 13 से कर सकते हैं। मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है आपको। ठीक। देखिए इसका पेयर बनेगा, यहाँ से 2 ले सकते हैं 12। इसका पेयर बन गया, ये भी 2 आपने बाहर लिया, लेकिन इस 2 का और 3 का पेयर तो नहीं बनेगा ना। 2 है और ये 3 कहाँ से बनेगा? तो यहाँ 2 2 जा हो जाएगा 4, और जो बचेगा उसको ले लेंगे हम अंडर रूट में। तो 4√6, आंसर आपका 4√6 है, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे। चूंकि क्लास 9th है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अच्छे से करिए 9th क्लास को, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व कीजिए। और समझने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो आपका क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप अगर क्लास 9th में अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लास 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और क्लास 9th में अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम होगी। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम होता है और आपको प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होने का चांस होता है। तो आप लोग अभी से अगर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली होने वाला है, और हाफ ईयरली में अच्छा कर गए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा, जो कि आपको 10th में आपको आउटपुट उसका मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन थर्ड देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इक्वेशन थर्ड, इफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स टू द पावर 1/12 एंड 49 टू द पावर 1/24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये आपका आ गया। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें दो तरीका सॉल्व करने का है। हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट एक्सपोनेंट को सेम बना दीजिए, या फिर फैक्टराइज कर दीजिए, सिंपल है। वो कैसे होगा देखिए, यहाँ x है टू द पावर 1/12 है, ये 49 है। 49 का फैक्टराइज करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे, x टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर टू द पावर 1/12। ठीक है। देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहाँ पे है, बेस में है। कहाँ है, बेस में है। तो ये पॉसिबल तभी सॉल्व होगा, ये सॉल्व तभी हो पाएगा, या फिर x की वैल्यू तभी फाइंड करोगे जब दोनों साइड में एक्सपोनेंट आपका सेम हो जाए। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम होगा तो आप कंपेयर करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आपने 49 को फैक्टराइज किया तो 7 स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखा 7 स्क्वायर। अब आपकी एक फॉर्मूला होता है, आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर ए टू द पावर एम है, उसका भी टू द पावर एन है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए टू द पावर एम एन होती है। ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ए है, ये एम है, तो 7 टू द पावर 2 इंटू 1/24। 2 1 जा 2 12 जा, अब 2 12 जा पहुंच जाएगा 7 टू द पावर 1/12, और x टू द पावर 1/12। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों एक्सपोनेंट सेम हो चुका है, और बेस कितना है, x7। तो आपका आंसर हो गया D7, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x-1/x, x+1/x, x² + 1/x²। तो देखने तो बहुत टिपिकल है, लेकिन है बहुत इजी। कैसे करेंगे, इसको आप पार्ट में करिए। जैसे आपका ये फर्स्ट है पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। तो कोशिश करिए कि पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों करिए, क्योंकि यहाँ पे a-b और a+b है। तो आइडेंटिटी आपका होता है कि a-b और a+b इज इक्वल टू a² - b²। तो सिंपल है, x का स्क्वायर हो जाएगा -1/x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सॉल्व किया आपने फर्स्ट और सेकंड को, तो थर्ड में देखिए सेम टू सेम वही चीज है, बस आपका प्लस माइनस का हेर फेर है। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, बाकी सब सेम है। फिर से यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा x⁴ -1/x⁴। आपका आंसर मिल गया। कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने दिया है, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखते हुए समझिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बता के आगे बढ़ूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5। 5 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि 5 में ये क्वेश्चन 5 आपका है, फाइंड द डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि एक्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो आपको बता दें कि √2 पूछा गया है। तो √2 में क्या, √2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है। अब कांस्टेंट वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, √2 x⁴ लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। कोई भी वैल्यू है उसका अगर एक्सपोनेंट जीरो हो गया, जैसे एग्जांपल है ये देखिए कितने जीरो हैं, काउंट कर लीजिए आप, ये कुछ भी हो, इससे एक्सपोनेंट जीरो हुआ तो वैल्यू क्या आपका हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो। अब जब जीरो हो गया तो यही आपका क्या होता है, डिग्री होता है। तो डिग्री क्या हो गया आपका, जीरो। तो याद रखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पूछा जा सकता है कभी कभी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्या आपका है यहाँ से, 6। अच्छे से क्वेश्चन समझिए आप लोग। अब क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को लेते हुए तो कोई प्रॉब्लम को नहीं होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 6 क्या आपका है। ये 6 है, ये 10 आ गया। हाँ 6 है। 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। हाँ ये 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो के की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, तरीका क्या है आपको है कि आप यहां से x प्लस टू और x प्लस, दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके में कोई भी अप्लाई करेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सबसे इजी है। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x का थ्री में किया तो थ्री एक्स, प्लस टू इंटू एक्स इज प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए। क्या कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये सिक्स है, ये भी सिक्स है, ये के एक्स है और ये क्या आपका फाइव एक्स है। तो यहाँ पे एक्स और एक्स कॉमन है तो के की वैल्यू क्या हो गया आपका, फाइव। तो के की वैल्यू आपका हो गया फाइव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। आप तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ एक्स स्क्वायर थ्री है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फोर है, तो थ्री में से फोर में से कोई एक आंसर आपको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने का मतलब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है आपका फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर में, और साथ में माइनस फाइव का मल्टीप्लाई करना है फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व एक्स टू दावर फोर हो जाएगा। देखिए एक्स टू है, एक्स टू फोर हो गया, माइनस फाइव फोर जा ट्वेंटी। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है और ये फोर है तो माइनस हो गया, इस माइनस को इस प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। फाइव फोर जा ट्वेंटी एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये देखिए ट्वेल्व एक्स टू दावर फोर, और ये ट्वेल्व एक्स इसका पॉजिटिव है, बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव है, याद रखना आप लोग, और ये निगेटिव है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी। अब आपसे पूछा गया क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, क्या आ जाएगा आपका, माइनस एट आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस एट क्या हो जाएगा आपका इसका कोफिशिएंट, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है, कि ये आपका डिक्रीजिंग ऑफ द एक्सपोनेंट है, फोर है, टू है, यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्सपोनेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर आप बताएंगे वो जो भी पूछा गया आपसे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या आपका देख लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन 8 है आपका, द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विद द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो अब देखिए इनका कहने का मतलब क्या है, द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जब बनाते हो आप, जैसे आपका ये वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये क्या होता है आपका ओरिजिन होता है। तो याद रखना कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इस प्लेन पे आपने दो लाइन ड्रॉ किया है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट हुआ तो ये जो पहला है इसको बोलते हैं हम लोग ये जो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, और जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इन दोनों लाइन ने क्या किया, प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चैप्टर में आपका यही है। ठीक है, और इसके बाद साइन क्या होता है आपका, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस प्लस, यहाँ पे एक्स वाई एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ पे
एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 क्या है, देखिए आपका नीचे यहाँ पे कि 9, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0-4 लाई, इट लाइज, कहाँ पे लाई करेगा। तो याद रखना कि कार्टेशियन प्लेन में जब भी प्लॉटिंग करोगे आप इसका, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो बोल रहा है ये ओरिजिन, ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है आपका, 0-0 होता है। ओरिजिन क्या होता है आपका, 0-0। तो एक्स पे 0 यूनिट आपको बढ़ना आगे, तो आपको यहाँ से हिलना नहीं है, बिल्कुल यहीं बैठे रहो। बोला नहीं नहीं, हमको एक्स तो बोला नहीं, परमिशन नहीं है कहाँ जाना है एक्स में, आप वहीं बैठे रहो। फिर कहता है वाई पे -4 जाओ, तो वाई पे -4 नीचे आ जाएंगे आप। ठीक है, ये नीचे आपका है, ये -1, -2, -3 एंड -4। अब कहाँ पे आ चुके हैं, क्या ये क्वाड्रेंट है कोई, या क्वाड्रेंट कोई है, नहीं ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये क्या आपका एक्सिस है, और कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये आपको जाएगा वाई एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रखना, जहां पे अगर एक्स 0 है तो ये हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो कहाँ होगा वो, x एक्सिस पे होगा। ठीक है, और इसी में अगर y की वैल्यू निगेटिव है, y की वैल्यू क्या आपका, सपोज 0-2 है, तो y एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। और यहाँ पे अ, अगर y 0 तो x की वैल्यू दिया होगा, सपोज 2 0, तो x पे कहाँ होगा वो, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन, y की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव डायरेक्शन, x पॉजिटिव तो x पॉजिटिव डायरेक्शन, और x नेगेटिव तो नेगेटिव डायरेक्शन। ये आपको पता होना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसको और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 10 क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे, 10 आपका है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3 4 देन इट लाइज, सिंपल है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको बताया गया था एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई क्या आपका पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा वो, एक्स नेगेटिव ये होता है, वाई पॉजिटिव ये होते हैं। ठीक है, तो ये चला गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर है 10 का बी, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना इजी। तो कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा का मतलब होता है आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, देखिए ये आपका है, ये एक्स, ये पॉजिटिव है ना। यहाँ नेगेटिव होता है वाई, सॉरी, ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव, और ये क्या आपका वाई नेगेटिव है, और ये निगेटिव यहाँ हुआ, मतलब ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, और ये ओरिजिन हुआ। तो पूछा गया कि एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो एक्स पॉजिटिव कहाँ हुआ, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका ऑप्शन है डी, ये करेक्ट आपका है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 में देखिए आते हैं यहाँ पे, 12 क्वेश्चन आपका कहाँ है, ये हाँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, the linear equation 3x minus 11y is equal to 10 has unique solution, two solution, infinite many solution, no solution। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका ax plus b is equal to 0, ये आपका होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होता है, एक ही सोल्यूशन निकलता है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल आपका है 2x + 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बस एक x की वैल्यू होगी जो कि आपकी है कितनी, -5/2, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको टू 0 बनाएगी, लेकिन और कोई वैल्यू इसको 0 नहीं बना पाएगी, इसीलिए इसका होता है यूनिक सोल्यूशन। होता है क्या, होता है आपका यूनिक सोल्यूशन। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपका है इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसमें है, टू वेरिएबल में है। तो टू वेरिएबल में यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा अलग आती है और y की वैल्यू भी आपके अलग आते हैं, पेयर में कई सारे पेयर बन जाते हैं। जैसे ये रिप्रेजेंट करता है एकदम स्ट्रेट लाइन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर प्लॉटिंग करो तो कुछ ऐसा आपको बनेगा वो स्ट्रेट लाइन। अब बताओ इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको रिप्रेजेंट करता है, आपको इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ये आपको आता है इनफाइनाइट मेनी
सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का सी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना, वन वेरिएबल वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन। टू वेरिएबल मतलब इनफाइनाइट, किसी भी इक्वेशन के दो सोल्यूशन नहीं होते हैं, या तो एक होता है या तो इनफाइनाइट होता है। तो एक किसको बोलते हैं, यूनिक को बोलते हैं जिसमें वन वेरिएबल होता है, और इनफाइनाइट किसको बोलते हैं जहाँ पे टू वेरिएबल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैंने ग्राफिकली भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं यहाँ पे। 13 आपका है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट। इसका इक्वेशन का सोल्यूशन बताना आपको है, तो कुछ करना है नहीं आपको। सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक एक वैल्यू पुट करते जाओ। यहाँ पे पुट करने पे जो जीरो बना देगा मतलब फोर कर देगा, लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और होता है राइट हैंड साइड। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट किया और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो उसका सोल्यूशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है, हमने जीरो टू पुट किया ए, तो एक्स जीरो माइनस टू इंटू टू कितना आएगा, माइनस फोर आएगा। और माइनस फोर क्या है, फोर के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब टू की बात करते हैं, टू माइनस टू इंटू जीरो, तो ये आपका टू इंटू जीरो आपका जीरो हो जाएगा। टू माइनस टू क्या था आपका, टू माइनस जीरो टू, जो कि फोर के इक्वल नहीं है। ठीक है, फोर के इक्वल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे सी। सी में देखते हैं तो ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पे रखते हैं लोग, फोर माइनस टू इंटू जीरो, फोर, जीरो, और ये आपका फोर, और ये फोर के इक्वल है, तो यही आपका सोल्यूशन हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक एक वैल्यू पुट करिए वहां पे और फाइंड कर लीजिए कि कौन सा सोल्यूशन हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखिए क्या यहाँ पे है। 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। इसमें बोला गया है कि x इज इक्वल टू वन इसका सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का, और y इज इक्वल टू भी इसका एक सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये सोल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो टू इंटू एक्स की जगह पे हम लोग वन रखेंगे, यहाँ पे थ्री इंटू वाई की जगह पे हम लोग टू से रिप्लेस कर दिए। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इज इक्वल टू के है। ठीक है, तो टू वन जा टू, प्लस थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू के। सिक्स और टू को ऐड करूं तो आपका आ जाएगा एट, और जो कि के की वैल्यू है। तो ये आपका क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया के की वैल्यू एट। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 15 तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 देखिए आपका। 15 आपका यहाँ से है कि अ सॉलिड हैज अ सॉलिड हैज हाउ मेनी डायमेंशन। तो सॉलिड का मतलब होता है जैसे आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, वो सॉलिड है। तो उसमें क्या डायमेंशन होते हैं, थ्री डायमेंशन होते हैं। क्यों, लेंथ, इसमें क्या होता है, थ्री डायमेंशन आपका। सॉलिड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो कितने डायमेंशन हो गए, थ्री। जैसे एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास में मोबाइल है, वो थ्री डी शेप में है। ठीक है, जिससे आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, वो भी थ्री डी शेप होता है आपका। तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। उसका नाम होता है आपका, उसमें कितने डायमेंशन होते हैं, थ्री डायमेंशन। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16। 16 देखते हैं यहाँ पे क्या है। 16, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड एक्सियम। देखिए अब आप आ गया चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड एक्सियम। यूक्लिड एक्सियम बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपको सारे पॉस्टुलेट आपको पता होने चाहिए, तब कर पाएंगे आप। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कह रहा है कि अगर ए जो है बी के बराबर हो गया, ठीक है, और बी क्या है, सी के बराबर, तो ऑब्वियसली नो डाउट ए क्या होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, राम जो है श्याम का भाई है, और श्याम क्या है, मोहन का भाई है। ठीक है, तो राम और मोहन भाई हुए कि नहीं हुए, राम और मोहन भाई हुए ना, ये आपका ट्रू है। ठीक, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, मतलब जैसे आपको दो टॉफी मिल गई, आपके भाई को भी दो टॉफी मिल गई। अब आपके पापा ने क्या किया, इनको एक टॉफी और दे दिया, और आपको भी, भाई को भी एक टॉफी और दे दिया, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल, तो थ्री इज इक्वल टू थ्री, ये भी आपका ट्रू है। इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल। सपोज आपके पास फाइव टॉफी थी और आपके भाई के पास भी फाइव टॉफी थी। अब पापा ने बोला कि भाई दो टॉफी हमको दे दो, आपसे भी ले लिया और आपके भाई से भी ले लिया, तो टॉफी कितनी बची, थ्री। थ्री टॉफी बच गई, दोनों क्या है आपके, सेम है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हुआ आपका। द होल इज लेस देन द पार्ट। ठीक है, द होल इज लेस देन द पार्ट। अब बात है कि जैसे ये केक है, ये केक है, ठीक है, ये आपका होल है, एक पार्ट आपका। अब इसमें से एक पार्ट आपने बर्थडे पार्टी में आपने कटिंग करके इसको बाहर निकाल दिया, ऐसे बाहर निकल जाएगा।
ठीक। अब बताइए ये क्या है, आपका होल है और ये क्या आपका पार्ट है ना। अब बताओ कि द होल इज लेसर, क्या होल जो है कि पार्ट से लेस है? बताइए। जो केक था बड़ा वो लेस देन पार्ट है? बिल्कुल नहीं है, होल तो बड़ा होता है ना। मतलब जो आपको पूरा है वो क्या आपका बड़ा है। तो होल इज लेसर देन पार्ट, यही आपका क्या हुआ, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो यही आपका आंसर है। ठीक, तो इसमें ये भी आपका आंसर नहीं था, ये भी आंसर नहीं था, ये भी आंसर नहीं था। और ये था विच इज दिस स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा एबीसी, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है, फिगर बना के क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आता है। तो ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, इसमें क्या गिवन है कि ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी के आपका इक्वल है। तो आपसे पूछा गया एंगल बी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम आप क्लास में बुक में दिया हुआ है कि अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, और साइड इक्वल है, मतलब कि इफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है, साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये थ्योरम है। मतलब जैसे आपका दिया ए बी क्या है, ए सी बी सी इक्वल है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी है। देखिए इसके ठीक सामने सी इज इक्वल टू, बी सी के सामने कौन है, ए है, ए के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो एंगल सी क्या होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। और एंगल सी गिवन है क्या, एंगल बी गिवन है, कितना है, 70 है। एंगल बी क्या आपका है, 70 है। तो हमें एंगल ए और सी पता नहीं है, नहीं, ना तो सी पता है ना तो ए पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, वो क्या होता है आपका 180 होता है। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहां से आपको हो जाएगा एंगल ए पता नहीं है, एंगल बी पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 70 है। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, 180। तो एंगल ए और एंगल ए मिलकर हो जाएगा आपका 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180। और इसको 70 को हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो आपको हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, 110 में 2 से डिवाइड करो तो 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा है, और साथ में अपोजिट एंगल ऑफ अ इक्वल साइड। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए, क्या, अपोजिट मतलब साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होते हैं। ठीक है, आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए क्या है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको बताया गया था कि क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, आपको क्लास में तो बताया गया था आपको। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या होता है आपका, बताइए। देखिए एक होता है आपका साइड एंगल साइड, एक होता है आपका एंगल एंगल साइड, एक होता है आपका एंगल साइड एंगल, और एक आपका होता है RHS, और एक होता है आपका ट्रिपल एस। ये क्राइटेरिया हैं आपके किसी कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो इसमें मैच कर लीजिए। साइड एंगल होता है, बिल्कुल होता है। एस से होता है, बिल्कुल होता है। SSC कहीं देखा है आपने, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं होता है। और ये ट्रिपल एस होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि उसने ये पूछा है कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है, तो सी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वो क्राइटेरिया किसी भी कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का होता ही नहीं है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 19। और ये 19 क्वेश्चन आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 20 MCQs में, जिसमें आपका क्या होता है कि 18 आपके MCQs होते हैं, बाकी दो क्वेश्चन 19 और 20 क्या होते हैं आपके असर्शन क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चन। इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, थोड़ी सी आपके लिए नई चीज है, आपके क्लास 9 के लिए है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, असर्शन गिवन रहेगा आपका, इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट आर रीजन है। तो आपको बताना है इसमें चॉइस कौन सा सही है। चॉइस कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहां से देख सकते हैं आप। पहला ए ऑप्शन करेक्ट होगा कब, जब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मतलब कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब स्टेटमेंट को जो रीजन बताया आपने वो दोनों मैच कर जाते हैं, मतलब कि जो एक्सप्लेन कर रहे हो किसी असर्शन के थ्रू, तो उसके थ्रू स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। सेकेंड आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन, मतलब कि जो रीजन आप बता रहे हो कि वो गलत
मतलब सही नहीं है वो। और जबकि असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही है, लेकिन जो आपने रीजन बताया है कि ये सही है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो आप बी को चूज करोगे यहाँ पे। सी की बात करते हो कि असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब वो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन क्या आपका गलत है। फोर्थ वन है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आपको यहां बताना है। अब चलिए क्वेश्चन आइए। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई इज एक्स प्लस वाई अपॉन टू। तो आपसे बता, एक चीज बता दूं कि अगर टू और थ्री दो नंबर हैं, इनके बीच में कोई पूछता है कि हमको वन रेशनल नंबर बता दो, तो कुछ मत करिए, इसको दोनों को ऐड करिए आप, टू और थ्री को इसमें टू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2.5। बताइए 2.5 टू और थ्री के बीच में नहीं है ना? तो असर्शन आपका सही है। देयर इज वन रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ये किसने बताया भाई? नंबर लाइन पे वन नंबर है और टू नंबर है, तो वन और टू के बीच में क्या बस एक ही नंबर वन टू आता है? नहीं, इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं आपके, ठीक है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या आपका गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। रीजन इज ट्रू, लेकिन जो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन ने वो गलत बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बस रीजन इज फॉल्स, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया हुआ ऊपर पे, क्या बोथ असर्शन ए एंड रीजन ट्रू? ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। सेकंड बी, बी चेक करते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ऐसा भी नहीं है। सी की बात करते हैं, असर्शन ट्रू है, बिल्कुल सही है। क्या रीजन ट्रू है? नहीं है, रीजन क्या आपका फॉल्स है। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन बात करते हैं। 20 में आपको दिया है यहाँ पे कि 2x इज अ लीनियर इक्वेशन, ये असर्शन दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका है क्या? 2x-1 इज ए लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री होता है, या डिग्री डिग्री जो होता है वो वन होता है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। और डिग्री अगर आपका टू हुआ तो उसको बोलते हैं लोग क्या, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और डिग्री अगर थ्री हुआ तो उसको लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ये बिहाफ ऑफ द डिग्री होता है। 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। और थ्री है तो क्यूबिक। अब बात करते हैं एक्सपो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पे, ये डिग्री भी आप पे है। तो टर्म्स अगर आपके हैं सपोज वन, तो इसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। और टू क्या होता है आपका, बाइनोमियल। और थ्री क्या आपका होता है, ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स हो गए तो ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल है 2x, ये आपका मोनोमियल है, लेकिन 2x+3 है, दो टर्म आ गए तो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। और 2x+2y+3 आ गया, ये क्या होगा आपका, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर भी कर दोगे तभी ट्राइनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं डिग्री के भी यहाँ पे, तो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये क्या आपका क्वाड्रेटिक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, और ये मोनोमियल है। तो अगर डेफिनेशन आपको बताया गया होगा, किसी ने बताया होगा, या फिर आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम या मिनिमम कितने टर्म्स होते हैं, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। मिनिमम वन टर्म तो होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम वन टर्म होना चाहिए। तो आपको अगर किसी ने बताया कि पॉलिनोमियल इज अ algebraic expression in which there are more than टू टर्म, मोर देन थ्री टर्म, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वन टर्म तो होना चाहिए, ठीक है, वन टर्म तो होना ही चाहिए। वन टर्म हो या वन से ज्यादा भी होता तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो होता है टाइप्स, वन हुआ तो क्या होता है, मोनोमियल, टू हुआ तो क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ, थ्री हुआ तो ट्राइनोमियल हुआ। तो ऐसा हम कभी नहीं बोलना कि दो मोर देन टू टर्म्स होंगे तो आपके पॉलिनोमियल होंगे, नहीं। वन टर्म है तभी वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये था आपका। तो ये आपका असेसन बिल्कुल सही है। अब अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों मैच कर रहे हैं ना भाई, मैंने बताया ना लीनियर। आपका डिग्री आपका वन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होता है क्योंकि उसमें दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। ए बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन आपका बी सेक्शन। बी सेक्शन आपके यहाँ 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 मार्कर क्वेश्चन कर रहे थे, अभी आपके आते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। ये आपके होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 21 भी है, 22 है, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन। तो
बताना है ट्रू फॉल्स, और रीजन भी बताना है आपको। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखेंगे एक सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे चेक कर लीजिए पहले आपकी। हाँ, यहाँ 5 क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीड करिए। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या आप बताइए कि एक पॉइंट अगर गिवन है यहाँ पे, तो क्या यहाँ से बस हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट। ठीक है, ये रीजन भी हो गया आपका, और आपने बता भी दिया ट्रू। ट्रू फॉल्स है, तो ये आपका है फॉल्स। देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट आपको गिवन है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ये है, एक पॉइंट ये है, तो क्या बताइए कि यहाँ से हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट ए और बी से पास करे? ठीक है, नहीं पास करेगा, यहाँ से बस एक ही लाइन पास कर सकता है। तो देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द 2 पॉइंट। नहीं, ये भी आपका फॉल्स है, यहाँ से बस एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, आपकी इनफाइनाइट लाइन पास नहीं हो सकती है। थर्ड की बात करते हैं। अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन द बोथ डायरेक्शन। जैसे आपका ये टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है, ये टर्मिनेट लाइन है, इसको हम एक्सटेंड दोनों साइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिट ऑन द बोर्ड साइड, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आपका हो गया ट्रू। अब आते हैं, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन दे आर रेडियाई आर इक्वल। मतलब आपने एक सर्कल कुछ ऐसा बनाया हुआ है, सर्कल बना सकते हैं आप यहाँ से। तो सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल देखिए कुछ ऐसा बनता है आपका, ये सर्कल आपका हो गया, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया आपका, ठीक है। दोनों का रेडियस क्या आपका है, सेम है, दोनों का रेडियस आपका सेम है, तो दोनों क्या होंगे आपके, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन दे रेडियाई आर इक्वल। अगर इनका रेडियाई मतलब सर्कल सेम है तो रेडियाई भी क्या होगा उनका, सेम होगा, मतलब रेडियस उनका सेम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई बात समझ में नहीं आई? अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ आपका है, इन फिगर ए बी पी क्यू एंड पी क्यू एक्स यू देन, मतलब यहाँ पे इक्वल साइन होगा, तो इक्वल साइन आपका यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये इक्वल आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए बी पी क्यू इक्वल है। ए बी क्या है, पी क्यू इक्वल है, मतलब ए बी का लेंथ पी क्यू के बराबर है, ठीक, और पी क्यू क्या है, एक्स वाई के बराबर है। तो क्या हुआ, ए बी एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, तो ये आपका हो गया ट्रू। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन आपका है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें बताता हूं कि यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में आपको क्या बोला गया है, 5 रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो याद रखिए कि रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दो रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच में अगर रेशनल आपको पता करना है, उसका तरीका बता रहा हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कुछ लोग बोलते हैं अगर 5 बोला गया है तो 6 का, 5 बोला गया तो 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 बोला गया तो 7 का मल्टीप्लाई करो, 8 बोला गया तो 9 का मल्टीप्लाई करो। कुछ मत करो, आप 10 का मल्टीप्लाई सब हर जगह किया करो, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 10 का नीचे करो, सबसे ईजी है। ठीक है, कुछ नहीं आपको याद करना है, देखिए जादू। 30/50, 40/50। अब बताइए 30 और 40 के बीच कितने सारे नंबर आ गए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये सारे नंबर आ गए। अब सबका डिनोमिनेटर आप 50 भी लगा दो, है ना, ये 50 सबका डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा। देखिए कितने सारे रेशनल नंबर आपके आ गए, आपको निकाला था 5 और कितने आ गए, 9 आ गए आपके पास। इसमें से कोई भी 5 लिख दो, आपकी मर्जी है, इसको इनको 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 ये 5 लिख दो, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया आपका 22 का एक पार्ट दिया है, ये आपका दो पार्ट में है, ये फर्स्ट पार्ट आपका है कह सकते हो, ये सेकेंड पार्ट आपका है, ठीक है। या फिर इसको ऑप्शन ले लो आप, जो भी आपकी इच्छा हो ऑप्शन ले लो आप। ठीक, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1, P2 फॉर द ईच अदर फॉलोइंग। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नहीं आपका है, पॉलिनोमियल। चलो चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, कि एक पॉलिनोमियल ले लो, Px = 2x + 3। ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें आपको P0 बताना है, P1 बताना है, P2 बताना है, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको बताना है। तो कैसे करेंगे,
देखिए एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, जीरो पुट किया आपने तो 2 × 0 + 3, अब 2 का 0 मल्टीप्लाई करते बच्चे कहते हैं नहीं सर वो क्या आ गया, 1 आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2 भी नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 आंसर। अगर P1 पुट किया आपने, P1 करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 × 1 + 3, फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, आप लोग साथ साथ करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। 2 + 1 = 2 + 3 = 5, जब भी आप लोग इस सैंपल पर को देखिए तो पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, या फिर साथ साथ करिए, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ये 5 हो गया P1, P1 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना आपका आया था, 3 आया था, ठीक। अब P2 की बात करेंगे तो P2 मतलब जहां पे x है वहां पे 2 पुटअप करिए, कॉलम में कोई भी हो, बस x की वैल्यू आप पुटअप करना है जो दिया रहेगा। तो 2 × 2 + 3, तो 2 × 2 = 4 + 3 कितना हो गया आपका, 7, तो ये आपका हो गया 7, है ना इजी क्वेश्चन, ये आपका हो गया 7। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन 23, ये 22nd क्वेश्चन था। अब आते हैं 23rd में क्या बोला गया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x = y = 1 द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, यहाँ पे आपको के की वैल्यू पता करना है, तो आप कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू 2 पुटअप करिए, बस सिंपल है, 2 × 2 + 3 × 1 = के, 2 × 2 = 4 + 3 = के, और के की वैल्यू आ गया आपका 7, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे के की वैल्यू आपका आ गया 7। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गिव 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, देखिए यहाँ पे आपने पता किया था ये वाला, अब ये चीज फिर से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसको कैसे करेंगे आप, देखिए अब करना क्या है, मैंने आपको बताया कि 1/3 है, ये 1/2 है, तो पहले इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है ना, मत लो एलसीएम, कुछ मत लो, बस डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया और साथ में 2 से भी किया, ठीक है। वैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 1 × 2/3 × 2, क्या हो जाएगा आपका 2/6, और 3/6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 में कोई गैप तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए आप, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ का आपका आ जाएगा 20/60 और 30/60, कितना फाइंड करना आपको है, 3 फाइंड करना था बस। तो 20 के बाद आता है 21/60, 21 के बाद 22/60, 23/60, आ गया 3, 4 पूछता है तो 24/60, 5 पूछता है तो 25/60, जितना पूछता है आप उस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं 25 जो कि फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज भी करेंगे तो आपको बहुत ईजी है। देखिए ये आपका 25x² - 36y², तो मैं आपको इसी बताता हूँ कि अगर दो टर्म्स गिवन होगा, हमेशा याद रखना जब भी टू टर्म्स गिवन होगा, तो वहां पहले तो फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप, पहला जो स्टेप होता है आपका फैक्टराइजेशन का, वो होता है आपका कॉमन लेना, तो हम लोग पहले कॉमन लेते हैं, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पहले काउंट काउंट करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, अगर आपका इवन है तो पेयर बनेगा, ठीक है, और ऑड है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आप, बीच में जो मिडिल रहता है उसको क्या करेंगे आप, स्प्लिट करके उसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका हो जाएगा इवन, फिर कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका है 25x², 36², 25 5 का मल्टीपल होता है, 36 6 का 2 का है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर दो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म क्या इवन है, मतलब दो टर्म आपके पास अगर हो गए, तो इस केस में क्या करेंगे आप, पेयर बनाएंगे, तो ऑलरेडी दो ही है यहाँ पे, तो पेयर तो बनाना नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर दो टर्म होता है तो उसके केस में आपका हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई होती है, जब इसके बीच में माइनस साइन होगा तब। तो ऐसे किसे लिखेंगे आप, 25 5 का स्क्वायर होता है, 5x का होल स्क्वायर -6y का होल स्क्वायर, और ए का मान जिसका क्या होता है आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x ए की वैल्यू है, देखिए a² और b², तो ए की वैल्यू 5x प्लस 6y, सेकेंड ब्रैकेट 5x - 6y, हो गया, खत्म काम, ये आपका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन कोई दिक्कत होती तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास कुछ ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अब आते हैं 26 की बात करते हैं, यहाँ पे 26 का आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट
हाँ, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पाइरल जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पाइरल थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, सेक्शन सी आपका देखिए 3 मार्कर क्वेश्चन है आपका है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। रूट 5 रिप्रेजेंट करने के लिए तो मेरे साथ आप लोग काम करेंगे। पहले तो आपको एक नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट आप ले लेंगे, सपोज आपने यहाँ पे ले लिया ओ, ठीक है। और एक पॉइंट लेंगे आप यहाँ पे ए। याद रखना, ओ और ए के बीच में सपोज करो कि आपने इसका लेंथ आपका है 3 सेंटीमीटर का, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आपको इसे यहाँ पे स्केल देना पड़ेगा कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो रूट 5 है इसका कोई यूनिट नहीं है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं 1 यूनिट। तो 3 सेंटीमीटर को जब भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 1 यूनिट लिखेंगे। तो ये याद रखना आप लोग, इसमें भूलना नहीं बिल्कुल भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रहेगा क्या, 1 यूनिट रहेगा। यहाँ से ओ से ये कितना आपका हो गया, 1 यूनिट, ठीक। अब 1 यूनिट आपका हो गया ओ ए। अब क्या करना है आपको कि इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जिसका लेंथ अगेन होगा 3 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका है 3 सेंटीमीटर। अगेन इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे क्या, बी नाम दे दिया। और इसका लेंथ कितना आपको, आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर नहीं लिखना आपको, यहाँ पे लिखना आपको 1 यूनिट। अब ओ से बी को ज्वाइन कर देना आपको है। ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये ऐसा, ठीक है। अभी जो आपने ओबी को ज्वाइन किया है इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये ओबी स्क्वायर है, क्या है, ओबी स्क्वायर। तो ओबी निकालने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो आपका आ जाएगा √2। ये होगा आपका √2, ठीक। अब यही प्रोसेस आपको आगे तक करते जाना है, ठीक है। क्या करना है, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, वो भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा जिसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। इसके बाद फिर से इसको ज्वाइन करेंगे आप। याद रखना ये हमेशा आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपको बहुत जरूरी बताना, ठीक है, ये 90। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बेस लेंगे आप, सपोज आपका नाम आप दे सकते हैं यहाँ से, ये सी पॉइंट हो गया। अब ओसी बेस लेंगे और यहाँ से ओसी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी आपका रहेगा 1 यूनिट का। याद रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर आपका है, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं, ये आपका डी हो, ये आपका 90 डिग्री हुआ। अब इसको आपको ज्वाइन करना है, नेमिंग आप साथ साथ करते जाएंगे। यहाँ से फिर से बनाएंगे आप, देखिए ये √3 हो गया और ये √4। यहाँ से फिर परपेंडिकुलर, याद रखना परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होना बहुत जरूरी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसको फिर से आप ज्वाइन कर देंगे, ये आपका बन गया। देखिए अब नेमिंग कर दीजिए यहाँ पे, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या होगा आपका ई हो गया, ठीक है। अब देखिए √2 है तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √4, और ये हो जाएगा आपका √5। किसका लेंथ है √5, ओई का लेंथ है आपका √5। लेकिन ये कहाँ है, वो तो हवा में उड़ रहा है ना, उसको कहाँ लाना है, जमीन पे, मतलब नंबर लाइन पे लेके आना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो ओई है, ओडी है, ये हाइपोटेनस है किसके लिए, ओसीडी के लिए। और इसके लिए क्या बन जाएगा, बेस बनेगा। तो ये याद रखना है कि हाइपोटेनस, क्या कर लेंगे हम लोग, हमेशा बेस लेके वहां से 90 डिग्री आपको बनाना है, वो भी लेंथ आपको 1 यूनिट हमेशा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 1 है, ठीक। अब क्या करना है कि आपको यहाँ से एक आर्क बनाना पड़ेगा कंपास के थ्रू। पॉइंटर यहाँ पे लगाएंगे आप, पेंसिल का नो पॉइंटर यहाँ पे होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये जाके इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। इंटरसेक्ट किया तो इसका नाम आप एफ दे सकते हैं। अब ओ से लेके एफ जो है उसकी वैल्यू ओ ई के बराबर होगा, क्योंकि भाई ये क्या आर्क है, ये रेडियस कह सकते हो, एक सर्कल बनाया जाएगा जिसका रेडियस होता है ये। तो ओ एफ भी रेडियस है और ओ ई भी रेडियस है, तो ओ ई और ओ एफ का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ओ एफ आपका हो जाएगा √5, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए आप √7, √11, √10, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इसका नाम होता है स्पाइरल, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है, शायद आप लोग की क्लास में बताया गया होगा ये चीज। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27। 27 देखिए क्या है आपका है, नहीं इसका आपका है 26 का एक पार्ट आपका होता है डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये देखिए, ये इरेशनल है, डेसिमल इरेशनल है। इसके लिए अच्छे समझना आप लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे अलग हटके है। यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले आप, देखिए अच्छा है यहाँ पे बना हुआ है। चलिए हम इसको इधर से हटाते हैं यहाँ से। हाँ आते हैं 27 में, 26 का ही ऑप्शन, हाँ इसको ऊपर करते हैं।
ये आपका नंबर लाइन है, याद रखना नंबर लाइन है ये। नेमिंग करने के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये ओ हो गया। ठीक है, ये ओ है। अब यहां से ओ से क्या करेंगे, ये कितना 9.3 है ना, तो 9.3 सेंटीमीटर ले लीजिए आप। तो यहाँ पे 9.3 हो जाएगा, जिसका नाम ए कर दो। याद रखना ये 9.3 है तो इसका नाम 9.3 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर गिवन नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे 9.3 यूनिट बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, यूनिट। स्केलिंग कर लेंगे क्या, कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये बोल देंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से 1 यूनिट और आगे जाएंगे, ये बी हो गया आपका 1 यूनिट। वन का मतलब 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, बात है कि एग्जाम में आपको स्टेप लिखने के लिए भी अगर आता है तो स्टेप्स में जैसे जैसे आप करते जा रहे हो वैसे लिखते जाओ। जैसे मैंने स्टेप्स लिखा यहाँ पे, पहला स्टेप, पहला क्या, ड्रॉ और लाइन। ड्रॉ लाइन, लाइन का नाम कुछ दे दीजिए, एक्स नाम दे दीजिए आप। ये एक्स नाम है आपका। ठीक है, इसका सेकेंड क्या किया आपने, टेक पॉइंट ओ, फ्रॉम ओ टेक अनदर पॉइंट ए 9.3 यूनिट, ये लिखते जाइए। फिर नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम ए टेक 1 यूनिट बी पॉइंट, बी लिख दिया आपने। अब जो जो बोल होता जा रहा है उसको कर लीजिए आप। अब करना क्या है आपको, कि एक सेमी सर्कल बनाना है, जिसमें सेमी सर्कल में ए ओ बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमीटर। तो वो कैसे बनेगा, याद रखना ओ ए के ओ बी क्या आपका डायमीटर हमको लेना है, ओ बी इज अ डायमीटर। ठीक है, एक सर्कल बनाना है जिसमें वो भी डायमीटर होगा। अब सर्कल बनाने के लिए हमारे पास रेडियस का तो अता पता है नहीं, रेडियस का पता नहीं है। सेंटर पॉइंट जो होता है वो भी पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करिए आप, यहाँ पे रखिए आप कंपास का पॉइंटर, ओ पे, कहाँ पे, ओ पे। और पेंसिल रखिए आप ए पे या फिर बी पे, जहां मर्जी हो, लेकिन मोर देन हाफ, मतलब ओबी का जो लेंथ है 9.3 प्लस 1 आपका आ जाएगा 10.3। तो आपका अप्रोक्सीमेट 6 ले लो, 5 ले लो चलेगा, लेकिन आपकी मर्जी, मतलब मोर देन हाफ। एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे ओ से, याद रखना ओ से, और एक आर्क नीचे लगेगा आपका ओ से ही। सेम डिस्टेंस पे हम बी से आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो ये मिल गया आपको सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मिला हुआ है। अब सेंटर पॉइंट क्या है, ये है, इसका मान आप सी दे दीजिए। सी दीजिए, सेंटर पॉइंट, सीफा सेंटर। अब क्या करेंगे, पॉइंटर यहाँ पर रखिए आप। अब इसका कंपास का पॉइंटर और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे होगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि ओबी से पास हो जाएगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, ओबी पे बी पे जरूर आएगा, पक्का आएगा वो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, यहाँ से कि ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जो कि इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम आप दे सकते हैं, सपोज आपने दे दिया डी। ठीक है, अब यही जो एडी है, एडी है, एडी से हम लोग क्या करेंगे, यही एडी आपका है √9.3, यही आपका है √9.3। ठीक, अब क्या करेंगे आप, एडी से एक आर, एडी, एडी से ए पे पॉइंट रखिए आप कंपास का, डी पे रखिए पेंसिल। यहां से एक आर्क नीचे बनाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा नंबर 9 को। इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मिल गया यही आपका है, सपोज ई ले लिया आपने। तो अब यही ए से ई जो हो जाएगा, ए से ई, यही आपका हो जाएगा √9.3 यूनिट। ठीक है, यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका √9.3 का। अब प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आप लोग √7.2, √6.1, √6.7, दो तीन कर लेंगे प्रैक्टिस तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिए, जैसे 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 मैंने बताया वैसे आपको करना पड़ेगा, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, है बहुत ईजी। ठीक है, 20 नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 26 है बहुत ईजी, लेकिन आपको एक बार करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखिए, इसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, फिगर ऑलरेडी गिवन है। इसमें करना क्या आपको है कि पॉइंट पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 27। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। क्या क्या पता करना है भाई, देखिए। यहाँ पे हाँ, देखिए आपको पूछा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी ढूंढिए कहाँ पे, बी कहीं, ये है बी, ये है ना बी। तो एक्स से कितना डिस्टेंस है, -3 है। और वाई से कितना है आपका है माइनस, मतलब एक्स पे -3 है और वाई पे है -5। देखिए कितना इजी, देखिए
-3 और -5 आंसर हो गया ये। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ ढूंढे, सी ये है, सी का कोऑर्डिनेट मेरे साथ साथ आपको करिए, ये 5 और ये आपका -5 है। याद रखना पहले एक्स लिखते हैं फिर बाद में वाई। थर्ड में -3 -5 कहाँ पे भाई, -3 -5 एक्स पे -3 ये, और -5 ये है। ठीक है माइनस, अरे वो तो बी पॉइंट है। ठीक, ये भी हो गया। द पॉइंट इन आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 एक्स पे आइए, एक्स पे, और -4 वाई पे आइए, ये जी, ये आपका हो गया जी। ये कितना इजी है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, वेरी नाइस, एब्सिसा पूछा गया, एब्सिसा डी, यहाँ डी का कोऑर्डिनेट पहले पता करिए आप। डी है 6 एक्स पे, और वाई पे है 2। तो ये होता आपका ऑर्डिनेट, जो वाई की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्सिसा। तो एब्सिसा ये हो गया आपका एब्सिसा। तो 6 आपका हो गया यहाँ पे आंसर। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच आपका ये, इसका कोऑर्डिनेट चेक करिए क्या है आपका, एक्स पे -5 है, -5, और वाई पे कितना आपका है, -3। तो ऑर्डिनेट ये हो गया -3, तो -3 द ऑर्डिनेट हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है। क्लास 10th में थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। तो क्लास 9th में अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट को, कैसे सर्च करते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, अगर ये आपको पता रहेगा तो आपको क्लास 10th में बहुत ईजी बनेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन टेंथ के लिए बहुत ईजी आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28। 28 आपका इन ट्राइंगल पी क्यू एंड, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कटा हुआ है हल्का सा। ठीक है, चलिए इसमें हम लेते हैं, हाँ कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पी है ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी तीनों सेम है, जो कि 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 7 है, ये आर है, आर पी, ये है क्यू आर, और ये पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, ऑल द इक्वल, मतलब ये सारे 7 है। देखिए ये सारे 7 सेंटीमीटर है, सारे के सारे क्या है आपके 7 सेंटीमीटर। तो अब अभी मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी क्या, कि अगर ट्राइंगल में साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी आर, आर क्यू इक्वल है, तो पी आर के सामने का एंगल ये, और क्यू आर सामने का एंगल पी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। और ये क्या है, इसके इक्वल है, मतलब क्यू पी क्या है, पी आर इक्वल है, तो पी क्यू के सामने का एंगल आर, और पी आर के सामने का एंगल क्यू, ये भी इक्वल, मतलब तीनों एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 एंगल ए इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 हुआ, तो एंगल बी भी 60, एंगल सी भी 60, एंगल ए बी सी तीनों क्या हो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएंगे। ये आपका आंसर है 60 डिग्री, तीनों एंगल आपके 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो 29 देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b√3। ए और बी की वैल्यू पता करना है आपको। ठीक है, वो कैसे पता होगा आपको मैं बताता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, ए और बी पता करना है, ए यहाँ पे राइट साइड में है और बी भी आपका राइट हैंड साइड, किसके राइट है, इक्वल के राइट हैंड साइड में है। तो अब हमें ए और बी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 - 1 और √3 + 1। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग √3 - 1 से, और यहाँ पे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका a - b √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये आपका हो गया a + b जो कि a² - b² √3² - 1 का स्क्वायर। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जाएगा 3 + 1 - 2 √3, a² - b² +2 भी हो गया आपका यहाँ से। √3 का स्क्वायर 3 - 1। अब देखिए यहाँ पे 3 + 1 हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2। अब 2 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए आप, 2 × 2 = 4 -√3 इज इक्वल टू a + b√3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका आया था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक, और ये राइट हैंड साइड है, दोनों को कंपेयर करेंगे आप। जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको आ जाएगा 2, और यहाँ पे √3 है, √3 को कंपेयर करेंगे तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, देखिए यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, तो बी के बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो -1 तो है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या आपका है -1। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कहीं से भी आप इंटरनेट के थ्रू आप निकाल के सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 29 के बाद आएगा आपका 30। वो क्या क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन है ये। फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, फिगर के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिगर क्या है आपको देख लीजिए यहाँ से। इन द फिगर ओ एंड ओ बी आर अपोजिट रे। देखिए ओ ए और ओ बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अपोजिट रे हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या प्रूफ करना, फाइंड करना है कि बीओसी बताइए। अच्छा, बीओसी गिवन है 75, तो एओसी पता करना आपको है। तो ये कैसे होगा देखिए यहाँ पे। तो ओ एन ओ बी ठीक है, बी ओ सी ये है आपका 75 डिग्री। ठीक, ए ओ सी ये एंगल आपसे पूछा गया। तो आप बोल सकते हो ना कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों भाई, इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है वो। मतलब एक एंगल पे दो एंगल है जिसका सम क्या होगा आपका 180 होता है। ठीक है, लाइन पे जो एंगल दो बनेंगे उनका सम क्या होता है आपका 180। तो एओसी तो आपको फाइंड ही करना है, तो एओसी प्लस बीओसी आपको दिया है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एओसी आपका हो जाता है 180 -75 डिग्री। माइनस करेंगे, डिग्री लगाना मत भूलिएगा आप लोग। 0 - 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 7 - 7 इज 0, ये 105 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल ए ओ सी की वैल्यू। ठीक है, ए ओ सी निकल गया। अब बोलता है कि अगर ए ओ सी आपका 110 हो गया। चलिए, अब वो कहता है कि ए ओ सी कितना आपका हो गया 110, तो इसको रिलीज करते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं पहले। ठीक है, तो ए ओ सी आपका हो गया 110 डिग्री, तो बी ओ सी पूछा गया। फिर से वही कहानी करेंगे, क्या ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है आपका, लीनियर पेयर। तो ए ओ सी आपका है 110 डिग्री प्लस बी ओ सी तो आपको फाइंड करना है 180। तो एंगल बी ओ सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 110 को राइट हैंड साइड आप ट्रांसफर कर देंगे, तो 180 -110 ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी आपका हो गया 70 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो याद रखना, प्रॉपर्टी आपका सारा याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखिए क्या आपका यहाँ पे है। 31 क्वेश्चन, एक्सप्रेस द 3.125 bar in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नियम बता दूं। पहला आपका जो स्टेप्स होता है, आप उसको अज्यूम करते हो कि लेट x इज इक्वल टू 3.125 बार। पहले इसको आप अज्यूम करो, पहला काम तो आपका ये है। ठीक है, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, 1 है, इसका रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन किसका है, 25 का, 1 का नहीं है। तो ये जरूरी है कि डेसिमल के बाद आपका रिपीटेशन होना जरूरी है। तो ये 1 है, 1 को आप राइट हैंड साइड लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 का, क्योंकि इसमें 1 में 1 डिजिट है। तो 10 का मल्टीप्लाई किया आपका, तो 10x इज इक्वल टू 331.25 बार। अब देखिए बार हो गया। अब मैं बताऊंगा कि रिपीटेशन क्यों जरूरी है डेसिमल के बाद, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया 2। अब क्या करना है, देखिए रिपीटेशन कितने डिजिट का हो रहा है, 25 का हो रहा है। ठीक है, 25 में कितने डिजिट है आपके 2, तो इसमें आप 100 का अप्लाई कीजिए। जितने का रिपीटेशन होगा ना उतना जीरो 1 के आगे लगाना है, ये याद रखना आप। 1 के आगे उतना ही जीरो लगेगा जितने का रिपीटेशन हो रहा है। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो आपका हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3125। 25 इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पे 25 तो भाई समंदर है, बहुत ढेर सारा है, कम ही नहीं होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3। अब 3 में से 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 31.25। ये हो गया 2 इज इक्वल टू आपका है 10x।
यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 - 0 0 हो जाएगा, और इस 0 से 1 को माइनस करें तो 990x = इसको माइनस करेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 12 - 3 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 30 ठीक है। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। अब x हो जाएगा 3094/990। ये आपका आंसर है। ठीक, अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे आप, तो आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा, 3.12525 ये आता रहेगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने डेसिमल के बाद रिपीटेशन क्यों होना जरूरी है। देखिए, डेसिमल के बाद रिपीटेशन थर्ड में भी हुआ और टू में भी हुआ, तो इसका फायदा क्या हुआ कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो है वो सारी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमको डेसिमल के राइट हैंड साइड में सपोज जीरो करना है, इसीलिए डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो पहले उसको भेजिए लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे 2.23 है, ये 777 ऐसे आ रहा है आपका। ठीक है, 2 पॉइंट है, तो पहले क्या कि इसको अज्यूम करोगे, x ये अज्यूम कर लिया आपने। अब 23 है ना, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100x = 223.777। देखिए रिपीटेशन हो गया ना। इसको आप 1 लीजिए इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब रिपीटेशन हो गया ना, अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो रिपीट हो रहा है उसको भी भेजना है। याद रखना, जो रिपीट हो रहा है उसको भी भेजना है। तो रिपीट किसका हो रहा है, 7 का, और सिंगल डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 1000x = 2237.77, ये हो गया आपका 3। अब 3 से 2 को माइनस करें, देखिए जीरो होता है कि नहीं होता है, ये देखिए आपका 223.777, ये हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है, आपका है x है, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 999x आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें सब तो आपका 100 है, एक्चुअली ये 100 है। ठीक है, तो आपका 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, और 10 - 9 900 = x हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है, 900x और सेवन, ये पूरा जीरो जाएगा। 7 - 3 4, 3 - 2 = 1, 2 - 2 = 0 2। तो x आपका हो जाएगा 2014 ÷ 900। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा पता है, ये आएगा आपका 2.2377, ये आपका आता रहेगा। ठीक है, ये था आपका सॉल्व। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे p/q के फॉर्म में। ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग घबरा जरूर जाओगे, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन ये। कैसे करेंगे देख लीजिए आप। देखिए, इसमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 है। वो कैसे होगा, तो प्रूफ करने के लिए पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है ये x⁴, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए आप LHS, x⁴a/x⁴b होल टू द पावर c मल्टीप्लाई x⁴b x⁴c होल टू द पावर a मल्टीप्लाई x⁴c x⁴a मल्टी टू द पावर b। ठीक है। अब देखिए इन तीनों ब्रैकेट की जो वैल्यू, सब में x तो है लेकिन किसी का एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, तो पहले ये जाएगा ऊपर, x⁴a - b हो जाएगा। ठीक है, होल टू द पावर c, और ये जाएंगे ऊपर b - c हो जाएंगे, ये हो जाएगा a, और ये x ऊपर जब जाएगा c - a होल टू द पावर b। क्यों होता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि x/(x⁴2) है और x⁴3(1) है, या फिर आप इसको हटाइए, आप ले लीजिए x⁵ तो ये आपका हो जाता है x⁵ -2, क्योंकि लॉस होता है कि x/(a)x/(b) ये आपका होता है, मतलब एक्सपोनेंट जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो बेस वही रहेगा, बस एक्सपोनेंट जो है वो इस एक्सपोनेंट से माइनस हो जाएगा।
तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे में आपको मार्किंग होती है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि यहाँ पे ऐसे, क्या, एक्स टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम माइनस एन। ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स टू द पावर सी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, ए सी माइनस बी सी मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर सी बी माइनस ए बी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको एक लॉ होता है कि एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन की वैल्यू एक्स टू द पावर एम एन होती है, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई किया आपने। अब देखिए यहाँ पे अब बेस सबका सेम हो गया है ना, तो एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दोगे, क्योंकि लॉ का होता है क्या कि एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। ये आपका लॉ होता है। तो हम सबको ऐड करेंगे, तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। देखिए आपका ए बी है, बी है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, और सी बी है तो इसको हम लोग बी सी लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, बी सी लिख दिया यहाँ पे। देखिए ए सी पॉजिटिव है, ए सी निगेटिव है, ये कैंसिल हुआ। बी सी पॉजिटिव निगेटिव है, बी सी पॉजिटिव कैंसिल हुआ। ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव कैंसिल हुआ। तो क्या आ गया आपका एक्स टू द पावर जीरो। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक्सपोनेंट अगर आपका जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी वन होती है। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। इसके लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है वो आपको पता होना जरूरी है। नहीं पता है तो आप लोग प्लीज जो है कि बुक का थोड़ा सा यूज करेंगे, यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक शेयर कीजिए, ताकि हाफ ईयरली एग्जाम सबका होना है तो उनको भी इसका फायदा हो पाए। अगर आपने इस सैंपल पेपर को अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया है तो ये मान के चलिए कि अगर आपका पेपर आउट ऑफ 80 का हो रहा है तो 80 में 65-70 के आसपास आपके मार्क्स जरूर आएंगे। मोर देन 70 भी आपका हो सकता है। और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सॉल्व करो तो 80 ऑफ 80 भी आपके आने के चांस हैं। लेकिन इस सैंपल पेपर को आप अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। 34 देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन है। 34 यहाँ पे दिया है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन है। फिगर अभी आपको यहाँ पे गिवन है, फिगर देख लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा सा। फिगर है आपका टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। मतलब पहले फिगर देखिए इसमें दिया भी है, मैं आपका बताऊं जो बताना चाहूंगा आपको कि ए बी ए बी जो है पी क्यू इक्वल यहाँ दिया हुआ है। देखिए ए बी एंड बी सी, ए बी किसके इक्वल है, ट्राइंगल ए एम बी एम और पी, हाँ ये देखिए पी क्यू आर है। ए बी पी क्यू इक्वल है, ए बी जो है पी क्यू इक्वल है। बी सी बी सी बी सी एंड बी सी ये पूरा, ये लेके यहाँ तक बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। बी सी क्यू आर इक्वल होगा। और साथ में ए एम जो कि मीडियन है ये किसके इक्वल आपका है, पी एम के इक्वल है। तो पहली बात तो मीडियन क्या होता है, ये चीजें आप लोग मीडियन क्या होता है, मीडियन समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मीडियन में पहले बता दूं आपको कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ए बी सी, एक लाइन निकलती है ए से, ए वर्टेक्स से, जो क्या करती है बी सी पे आके गिर रही है। बी सी जब आती है, सपोज बी सी का लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर, और ये डी है, डी एक लाइन है, ए डी एक लाइन है। ए डी ने क्या किया, बी सी को दो पार्ट में डिवाइड किया और साथ में डिवाइड किया, तो बी डी का लेंथ 5 हो जाता है और सी डी का लेंथ क्या होता है, तो 5 हो जाता है। तो ए डी ने क्या किया, बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो इसी ए डी का नाम होता है आपका मीडियन, ठीक है। इस एडी का नाम क्या आपका है, मीडियन। मीडियन क्या करती है, जिस साइड पे वो गिरेगी या जिस साइड को इंटरसेक्ट करेगी उस साइड को दो पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्टर होती है। मीडियन क्या होती है, बाइसेक्टर होता है। क्लियर हो गया। सपोज बी से अगर आपने ज्वाइन किया है इस पे, ई पॉइंट है, और ए सी का लेंथ आपका है 12 सेंटीमीटर, और इसने क्या है 6 और 6 में डिवाइड किया हुआ है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में। तो ए ई और ए सी इक्वल हुआ। इस केस में बी का नाम क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा।
इतना समय आया? मीडियन क्लियर है? तो मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आइए, जो गिवन गिवन है, गिवन था मैंने आपको बताया क्या, कि ए बी क्या है, पी क्यू इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। और बी, जो बी सी का लेंथ है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ये भी इक्वल है। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, और ये जो है इसके इक्वल है। देखिए ये जो सिंगल लाइन ड्रॉ किया गया ना, ये सिंगल लाइन के इक्वल है। ये डबल क्रॉस किया गया, डबल के इक्वल है। और ट्रिपल है तो ये ट्रिपल के इक्वल है। क्लियर है? अब आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन। तो ए बी एन कहाँ पे, ये चेक कर लीजिए आप। तो आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना बेटर अगर होगा कि आप लोग जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको डिफरेंट कलर से आप उसको कलरिंग कर दो, तो ये आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिर जैसे आपका ये ए बी है, देखिए ए बी है, ठीक है, ए बी एम है, ए बी एम आपका ये ट्राइंगल हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये इसको हमने रेड से कलर कर दिया। ठीक है। और इसको भी हमने दूसरे कलर से कर दिया, पी क्यू, देखिए ये आपका है। ठीक है। ये दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसमें क्या क्या इक्वल है देख लो, और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो याद रखना कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो क्राइटेरिया है वो साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है। और क्या क्या आपको होते हैं, एंगल, साइड एंगल, आर एच एस और ट्रिपल एस। देखिए इसमें जो फॉलो होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। साइड एंगल साइड में डिफरेंस क्या है ये समझना आप लोग। साइड एंगल साइड का मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड इससे इक्वल है तो ये एंगल हमको होना जरूरी है। तो साइड एंगल साइड, ये याद रखना आप लोग। सीक्वेंस का मैटर बहुत बड़ा होता है इसमें, सीक्वेंस को फॉलो करना आपको है। ठीक है। अगर एंगल एंगल साइड की बात करते हो आप, जैसे ट्रायंगल हम लोग ले लिया ए बी सी, तो दो एंगल कोई भी ले लो, जैसे हमने बी और सी ले लिया, तो इसका साइड या तो ए सी ले लो या तो ए बी ले लो। तो एंगल एंगल ये साइड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है सीक्वेंस का, बहुत जरूरी मैटर होता है, सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये तो अब बताइए, जो दो ट्रायंगल आपको, जो ट्रायंगल में जो साइड गिवन है उसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। देखिए ए बी पी क्यू इक्वल है, तो आप पहले ये लिखो क्या, इन ट्रायंगल, जिसको प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल क्या आपका पी क्यू एन, इसमें क्या क्या इक्वल है देखिए। ए बी पी क्यू इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन बताना पड़ेगा आपको। ये गिवन है एक्चुअली। ठीक है। ए एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एन की इक्वल है। ऐसा क्यों इक्वल है, क्योंकि वो भी क्या है, गिवन है। क्या बी एम क्यू एन की इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन बी एम क्या है, बी सी का हाफ तो है ना। तो आप बोल सकते हो बी सी का हाफ इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ। आप हाफ पहले मत लिखाइए यहाँ पे, आप पहले इसको दिखा दो कि इक्वल क्यों है वो। ठीक है। वो इक्वल क्यों होते हैं, आप लिखोगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यों, ये भी गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, क्यू आर अपॉन टू। बी सी का हाफ आपका हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है। तो लिखोगे आप बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या कर दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपको प्रूफ करना। ए बी सी और पी क्यू आर कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ट्राइंगल क्वेश्चन लेना आपको। ठीक है। देखिए ट्रायंगल आपको लेना है यहाँ से, इसको मैंने बोला ना कलर्स को कर दो आपको, ये हमने कलर कर दिया है इसको। ठीक है। ये ए बी सी, वैसे भी बड़ा ट्रायंगल है ये, तो आप आराम से देख सकते हैं ए बी सी है और पी क्यू आर है, ये दो ट्रायंगल है। अब ये दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है देख लीजिए पहले आप। तो दो ट्रायंगल में बात करते हैं यहाँ से, तो देखो ये आपका है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ठीक है। अब ए बी सी में और पी क्यू आर में इक्वल क्या क्या है, क्या ए बी पी क्यू इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्या ए सी पी आर इक्वल है, नहीं है। क्या बी सी क्यू आर इक्वल है, बिल्कुल है। तो दो साइड तो मिल गया। अब दो साइड है,
एक एंगल मिले या तो एक साइड मिले। देखिए दो साइड है, एक एंगल मिल जाए तो काम हो जाएगा। दो साइड में ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमको ये एंगल्स की जरूरत है। तो ए बी और बी सी के बीच में एंगल कौन सा है? देखिए ये बी एंगल है ना। और पी क्यू और क्यू आर के बीच में क्या है? ये क्यू एंगल है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल है तो साइड एंगल साइड लग जाएगा आपका। बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि आपने क्या किया है कि ए बी एम को और आर क्यू पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो बाई सीपीसिटी आप बोल सकते हो एंगल बी के एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, कौन किसके इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों इक्वल है? ये गिवन है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू किस इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। क्यों क्यू इक्वल है? ये भी गिवन है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। क्यों इक्वल है? बाई सीपीसीटी है, बाई सीपीसीटी। तो प्रॉपर्टी क्या लगा आपका? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये प्रूफ हो गया आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो कॉन्ग्रुएंसी समझने के लिए आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले जितने क्राइटेरिया आपके पास है वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। इसका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप पहले चेक करिए क्या क्या गिवन है, और वो क्राइटेरिया क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया के थ्रू आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो किसी न किसी वे से आपको वहां पे कुछ क्लू दिया होगा जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कौन किसके इक्वल है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। फिगर दिया हुआ है, फिगर में बोला गया कि साइड क्यू आर जो है पी क्यू आर का एक साइड है जिसको एक्सटेंड किया गया है एस पॉइंट तक। और इसमें आपके दो बाइसेक्टर है, एक आपको बाइसेक्टर है क्यू टी और एक बाइसेक्टर है टी आर, दोनों जाके टी पॉइंट में मिलते हैं। तो इसमें आपको जो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है क्यू टी आर की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ क्यू पी आर के बराबर है। तो देखते हैं क्यू टी आर कहाँ पे है। क्यू टी आर इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में आपका है? ट्रायंगल क्यू टी आर ट्रायंगल में है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि इस ट्रायंगल को एक्सट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एक्सट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपका कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एबीसी में अगर आपने बीसी को एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं, हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है इसके और इसके बराबर होती है। मतलब ये सपोज आपका 50 है और ये इसका 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही आपका होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए आपको दिया है यहाँ पे कि ट्राइंगल, हम बात करते हैं ट्राइंगल टी क्यू आर की बात करते हैं पहले। तो ट्रायंगल टी क्यू आर हम बोलते हैं तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर कहाँ पे है? देखिए आपका क्यू टी आर ये एंगल, और टी क्यू आर ये वाला एंगल है। ठीक है, इनका सम कितना होगा? एंगल टी क्यू आर ये इक्वल टू होगा आपके एंगल टी आर एस के बराबर होगा। ठीक है, दैट देखिए ये जो एंगल है इसका और इसका सम कितना हो जाएगा आपका? ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ से कि अगर हम सेकंड लेते हैं यहाँ से, सपोज आपने ले लिया। हम्म अब आपका बात करते हैं एट। आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्यू टी आर आपको चाहिए। क्यू टी आर आपका आ चुका है, क्यू टी आर ठीक आ गया ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल। ठीक है, टी क्यू टी आर है, क्यू टी आर को इधर भेजिए और टी क्यू आर को उधर भेज दीजिए आप, टी क्यू आर इसको ले लो आप वन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ये ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर में, लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल बात करते हैं यहाँ पे तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में कौन है? ये एक्सट्री एंगल है आपका। ठीक है, इसका जो एंगल का सम होगा वो किसके बराबर होगा? आप बोल सकते हो इसमें क्या कि एंगल, देखिए क्यू पी आर ये एंगल है, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एस, पी आर एस। आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्यू पी आर, क्यू पी आर आपको आ चुका है, इसको छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, इसको छोड़ दो ऐसे ही। क्यू पी आर आपका हो गया। पी क्यू आर की बात करते हैं। पी क्यू आर क्या है? टी क्यू आर का डबल है, क्योंकि ये और ये एंगल दोनों क्या आपके इक्वल हैं। अगर ये सपोज करो 30 है तो ये भी 30 है।
है ना। तो आप बोल सकते हो क्या, पी क्यू आर क्या है, टी क्यू आर का डबल है। तो ये हो जाएगा एंगल टी क्यू, ठीक, इज इक्वल टू पी आर एस की बात करते हैं। तो पी आर एस ये एंगल है, ये क्या है आपका पी आर एस, ये एंगल अगर सपोज आपका है 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि टी आर एस क्या है, डबल है किसका, पी आर एस का डबल है। तो हम इसको बोलते हैं टू एंगल टी आर एस। ठीक, अब इसको ट्रांसफर करेंगे वहां पे। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ठीक, अब यहां से टू कॉमन ले लीजिए आप, टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी आर एस ये है माइनस टी क्यू आर, किसके बराबर है, क्यू टी आर के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल टी क्यू टी आर, ये हो गया आपका एंगल क्यू पी आर के बराबर है। अब टू को उधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू, ये क्यू पी आर के बराबर होगा। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से प्रूफ होता है कि आपका ये क्यू पी आर है। क्यू पी आर किसका, क्यू पी आर, देखिए आपका ये क्यू पी आर। ठीक है। तो क्यू टी आर इज हाफ ऑफ क्यू पी आर, आपको यही आपको प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपको, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज किया गया है, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपको अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला हो तो उनको भी अच्छे मार्क्स आ पाए। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब आते हैं हम लोग 36, 37, 38, जो कि तीन क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केस बेस्ड में करना क्या होता है कि आपको पैराग्राफ ऑलरेडी गिवन होगा, पैराग्राफ के बिहाफ पे क्वेश्चन नीचे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 के आपका आता है 36, 35 के बाद 36। ठीक है। तो 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। ये क्विज डेज आपका आ गया। फोर फ्रेंड्स आकांक्षा, प्रभात, पुनीत एंड ललित आर सिटिंग इन अ पार्क ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी। आप देख सकते हैं ABCD पॉइंट है। दिस पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर बाय द ड्राइंग इक्वल, ये याद है ये स्क्वायर भी है, ड्राइंग इक्वल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कंसिडर एज अ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपको गिवन यहाँ पे है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहाँ है, देखिए ये है बी। ठीक है। बी पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता करना है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हम जाते हैं तो ऐसे आया एक्स पे से, ये आपका हो गया 2, एक्स की वैल्यू हो गया 2, वाई नीचे कितना आया देखिए कि -3, -3। तो इसका आंसर हो गया आपका 2 - 3। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट ए इज लोकेटेड। ए कहाँ है, ए यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। हम इन लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका ये सेकंड जो आपका है वो कहाँ पे आपका है, सेकंड क्वेश्चन, ए पॉइंट कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर आपका हो गया थर्ड। ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन 1 और 2 हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 3 देखिए क्या है यहाँ पे, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में ए का इमेज बताना है। तो देखिए ये ए है, ठीक है, ए पॉइंट आपका है। इसका जो इमेज बनेगा तो ये वापस जाएगा यहाँ पे, ये -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगा उसके इसमें -3 से 3 हो जाएगा। ठीक है। और वाई जो है वो भी -3 ही रहेगा, क्योंकि ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो एक्स आपका हो गया 3 और वाई आपका हो गया -3। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया देखिए यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर आपका ये स्क्वायर शेप में दिया हुआ, मतलब ऑल साइड इक्वल, इक्वल स्क्वायर शेप तो नहीं है, बट क्या है आपके ऑल साइड्स आर इक्वल है। इसका एरिया आपको पता करना है। तो एरिया में आपको देखेंगे ऑल साइड इक्वल है, मतलब पैरेलल है। अपोजिट साइड क्या है आपके, पैरेलल है, तो ये क्या होगा आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट।
तो आपको करना क्या है, इसमें बेस इंटू हाइट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेस अगर आप लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस चेक करिए कितना है। देखिए ए बी का यहाँ पे है 3, ये 3 है, तो ये आपका हो गया 2। ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ आपका हो गया 2 यूनिट, और यहाँ की बात करते हैं तो ये आपका है -3। तो -3 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ये मत समझना -3 + 2 आपका -1 होगा, नहीं। ये -3 तो डायरेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस कितना आपका 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आपका हो जाएगा बी 5 हो गया। एच की बात करते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस देखिए -3 है, तो 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये हाइट आपका है, नहीं -3 नहीं है आपका, 3 है, ऊपर भी 1 है, ये आपका हो गया 4। तो आपका आ जाएगा 20। ऐसा नहीं आया, देखिए -3 यहाँ तक है, मतलब 3 आपका है, ये पूरा डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, और ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है। 3 + 1 हो जाएगा 4, और यहाँ से आपका है 3, और ये है आपका 2, 3 + 2 हो गया 5, तो बी हो गया आपका 5, और हाइट हो गया आपका 4। तो आपका आंसर हो गया 20 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं केस बेस्ड। तो केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, बेसिकली आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन की भी रहेगी, उसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 आपका दिया है कि मिस्टर राखी लिव्स इन अ अनडेवलप्ड एरिया वेयर देर इज नो फैसिलिटी ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन, बट वन थिंग्स इज अवेलेबल इन दैट एरिया, नेटवर्क। नेटवर्क वहां पे है। सिंस शी वॉज वेरी कीन टू टेक एजुकेशन, सो शी डिसाइडेड टू कंप्लीट हर एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग। भाई ई लर्निंग आप लोगों ने भी किया हुआ लॉकडाउन में, ठीक है। क्या किया था आपने, स्कूल बंद थे तो आप लोगों ने क्या किया था, वहां पे घर के पे मोबाइल के थ्रू आपने, नेट के थ्रू क्या किया आपने, गूगल और जो भी आपका है जूम के थ्रू आपने क्लासेस अटेंड की थी। तो वैसा वहां पे भी हुआ ऐसा कुछ। वन डे शी वाज स्टडिंग नंबर सिस्टम। अब एक दिन क्या क्लास चल रही थी मैथ्स की, और वो नंबर सिस्टम पढ़ रही थी। वेयर शी लर्न अबाउट रेशनल नंबर, उन्होंने रेशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, एंड द डेसिमल नंबर। 3 नंबर पढ़ा उन्होंने, रेशनल नंबर, क्या क्या पढ़ा उन्होंने, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड द डेसिमल नंबर उन्होंने रीड किया। ठीक है, अब रीड करने के बाद उनको उसने कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर उनको बताना था। अब क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन पहला है, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कहाँ है आपका, देखिए रेशनल नंबर, भाई उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। जैसे रेशनल नंबर आपको दे दिया गया एग्जांपल 2/3। ठीक है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2 में क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है। तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 6 18, 2 आ गया, फिर 0, 3 6 18, फिर 2 आया, फिर 0 किया। तो ये इन्होंने चेक किया कि ये जो 6 है बार बार आता रहा है, आता आ रहा है, और कभी भी रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0.666। ऐसा उन्होंने किया, तो इन्होंने क्या किया, इस रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। फिर उन्होंने बीच में देखा कि एग्जाम्पल उनको और मिला कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल है 5.6 है। ठीक है, और 5.6 उन्होंने किया, तो 5 में 6 का डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, 6, डेसिमल 0, 6 7 जा 42, ठीक, 8 0, फिर आपका ये कितना आपका, नहीं ये आपका आ जाएगा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 2 आपका आ जाएगा, 6 3 जा 18, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 3 आया। तो इन्होंने चेक किया कि ये 0.8 तो हुआ, लेकिन 3 3 क्या हुआ आपका, रिपीट होता चला गया। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल नंबर में उन्होंने कन्वर्ट किया किसको, रेशनल नंबर को। ठीक है, अब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट वन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन दिस वन, 2.365 एंड 3.125। इनके बीच में रेशनल इरेशनल पता करना। तो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि इरेशनल नंबर अगर डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो केस बनता है आपका। ये नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है तब होता है। इसमें एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको शुरू में बताया था, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग होता है तो रेशनल हुआ, और नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल हुआ। ठीक है, तो अब आपको करना है क्या, 2.365 में और 3.125 में बीच में एक नंबर बताना है, जो कि आप क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो 2.365 है, तो यहाँ पे आप लिखो थ्रू 2.365 के बाद नंबर 2.365 8 लिख दिया आपने, ये अभी टर्मिनेट कर गया।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, 2। ठीक है, क्या हुआ, 2 हुआ। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 3 आपका आ गया। फिर आपका आ गया 0 आ गया, 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया किससे आपने, 5 के बाद 8 लिखा, फिर 2 आपने लिख लिया, तो 2 तो आपका आ गया। ठीक है, फिर 3 आ गया, तो 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 के बाद क्या है, 0 है। यहाँ पे 0 तो है नहीं, ये क्या आ गया, 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है। तो ये रिपीट तो नहीं हो रहा ना। तो 3 6 5 8, 2 3 0 5, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो यही आपका एग्जाम्पल हुआ। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 2.365 तो लिखना ही है, लिखना है। इसके बाद लगा दो 1, लगा दो आप। ठीक है, 1 के बाद आपने फिर ये वाला 3 लिख दिया आपने। अब 3 के बाद 6 आना चाहिए, 6 नहीं करके आप यहाँ पे 0 कर दो, फिर 1 कर दो, ये डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये क्या आपका हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आपका हो जाएगा ये इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसी में क्वेश्चन 3 आपका है, इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 3। तो आपको बताना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। ठीक है, तो ये बच्चे इस क्वेश्चन को देख के बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये। कैसे करना है, आपको 1/x पता करना है। तो 1/x पता करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, 1/x पता करना है ना, तो ये देखिए आपको x की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है देख लीजिए यहाँ से। x इज इक्वल टू गिवन है आपका है रू x इज इक्वल टू नहीं गिवन है, x प्लस गिवन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे गिवन है x प्लस √2 इज इक्वल टू 3। तो x क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस √2 हो जाएगा। और आपको पता ना करना है 1/x। अब यहाँ पे x की पुट कर दीजिए आप, 3 माइनस √2। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको आपको रेशनलाइज करना है। 1/3 माइनस √2 है, तो ऊपर नीचे आप 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने का तरीका मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3 प्लस √2 अपॉन, यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, ये आपका माइनस है तो यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाता है 3 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आपका आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 √2 अपॉन 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने रेशनलाइज कर दिया 1/x वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है। अंकुर एंड रंजन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। भाई अच्छी बात है, दोनों दोस्त थे, उन्होंने स्टार्ट किया नया बिजनेस। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बोथ पार्टनर टुगेदर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 2x+5। इन्होंने पॉलिनोमियल के फॉर्म में उन्होंने जो भी अमाउंट था उन्होंने अपना क्या किया, वहां पे खर्च किया है बिजनेस के लिए। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इन द गिवन पॉलिनोमियल। सिंपल है, x² कोफिशिएंट कौन है आपका, 4। ये इसका आंसर हो गया आपका 4। मिल गया एक नंबर आपको। इसके बाद टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बोथ। अब कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया, अगर एक्स किलो 1000 हुआ तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, 4x² प्लस 12x प्लस 5। अब यहाँ पे करना क्या है कि x की वैल्यू आपको 1000 पुट कर देना है। 1000 स्क्वायर प्लस 12 × 1000 प्लस 5। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको मल्टीप्लाई करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 × यहाँ पे बस 1 लिख दो आप, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 6, यहाँ पे 1 2 3 है, 3 नंबर है तो 6, यहाँ पे 60 लगा दो आप, हो गया 6 प्लस। और यहाँ पे 12 1 जा 12 कर दीजिए आप, 30 लगा दो आप, इतना इजी है। अब इसको ऐड करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, ये 60 आपके लग जाएंगे, 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 12,000 प्लस 5। अब इसको ऐड करना आपको है, ये 0 0 और 5, 5 हो गया। ये 0 इस 0 में ऐड किया तो 0 हुआ। ये 0 इस 0 में ऐड हुआ तो 0 हो गया। ये 0 इस 2 में ऐड हुआ तो 2 हो गया। और ये 0 आपने 1 में ऐड किया तो 1 हो गया। और ये 0 नहीं बचा हुआ है तो 0 हो गया। ये इतना अमाउंट उन्होंने क्या किया, खर्च किया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, मतलब 40,12,005 रुपीज उन्होंने खर्च किया है बिजनेस के लिए। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द शेयर ऑफ अंकुर एंड रंजन, मतलब अंकुर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और रंजन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपको पता करना है। इसीलिए करना क्या है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो 4x² प्लस 12x+5। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज करेंगे तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका यही है, मैं आपको बता दूं, सी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी में 4 का मल्टीप्लाई किया 5 का तो 20 हो गया। ठीक है, और याद रखना मैं आपको मेथड ही बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है, मैं आपको फिर से रिपीट करूँ यहाँ पे। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 12x+5। मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि इस बी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे उसका रूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो करना क्या है कि आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx+c। तो करते क्या है, c का हम लोग a में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपका आता है ca। क्या आता है, ca। और साथ में साइन भी चेक करते हैं, साइन किस लिए चेक करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। तो ऐसे 5 का 4 में मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 और ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो इसका साइन आएगा प्लस। मतलब ये याद रखना कि 20 का जो भी फैक्टर फाइंड करो, जैसे 20 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है और 20 में भी आता है। ठीक है, तो इसमें आ गया, तो ये प्लस साइन ये बताता है कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसको ऐड करने पे 12 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब ये बता रहा है कि जो भी पेयर आपने बनाया इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जिसको ऐड करने पे 12 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो आपको ये पता करना था कि इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ रहा है, मतलब बी आ रहा है। बी लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट पे। तो ये साइन सी ए का बताएगा, सी ए का साइन पॉजिटिव है तो जो भी पेयर बनेगा उसको ऐड करना है, और अगर माइनस है तो जो भी पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड करना है, तो कौन सा पेयर जिसको 12 आ रहे हैं हम लोग, 10 और 2 को ला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये काम आपको स्टार्ट करना है। 4x², 12 कैसे आ रहा है, 4 को, 2 को और 10 को ऐड करने पे आ रहा है, इंटू x+5 कर दिया आपने। अब ब्रैकेट को स्प्लिट कर दीजिए आप, तो 4x² +2x +10x+5। देखिए 4 टर्म हो गया ना, मैंने बताया था इवन नंबर आप इवन होंगे तो पेयर बनाएंगे, इसमें सब पेयर बना लिया आपने। तो 2x कॉमन हो गया, यहाँ से 2x बचेगा +1 बचेगा, प्लस 10 से और 5 से 5 कॉमन लिया, 2x+1। याद रखना दोनों अगर ब्रैकेट सेम है मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, नहीं तो कि गलत है। तो 2x+1 2x+1 दोनों ब्रैकेट में आ गया आपका, 2x+1 कॉमन लिया आपने, बचा आपका 2x+5। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अंकुर ने 2x+1 जो रुपीस है उतना इन्वेस्ट किया हुआ है, और रंजन ने जो किया है ये अंकुर का अमाउंट है, अंकुर का अमाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट है, और रंजन का है 2x+5 रुपीज, जो कि ये रंजन का अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका केस बेस्ड क्वेश्चन थर्ड, जो कि 38 क्वेश्चन था। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं आपके हाफ ईयरली में भी, जो कि बोर्ड पैटर्न पे होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कि कॉम्प्लीमेंट देते तो वही हमारे लिए एक एनर्जी मिलती है हमें कि हमने जो वीडियो बनाया बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे वो बढ़ रहे हैं। तो आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कैसा वीडियो आपको लगा। इसके बाद अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट होती है तो आप लोग जरूर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पर्टिकुलर टॉपिक पे या इस चैप्टर पे या फिर ये इस क्वेश्चन पे हमें वीडियो चाहिए, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ से। तो आप लोग इस YouTube चैनल को देखते रहिए, हमें इंकरेज करते रहिए और आप लोग प्रोग्रेस कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग मेहनत करेंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, और मैंने उनके मतलब कि उनके बिहाफ पे इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब जब मैं आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।